नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात देवभूमि की करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, देहरादून में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल होंगे। धार्मिक अनुष्ठान में शोभा यात्रा का सीएम शुभारंभ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। इस धार्मिक अनुष्ठान में शोभा यात्रा का सीएम शुभारंभ करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी, देहरादून में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान, इस वक्त के शामिल होंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, देहरादून में धार्मिक अनुष्ठान का यह आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद रहेंगे। कितने बजे कार्यक्रम शुरू होगा, क्या कुछ रहने वाला है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शिवाजी धर्मशाला देहरादून में एक शोभा यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। तो वही मुख्यमंत्री, ये कार्यक्रम जो है ये 10 बजे शुरुआत इसकी हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम में एक शोभा यात्रा निकलता है, जिसमें यह शोभा यात्रा अनेकों मार्गों से होते हुए ये गुजरती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। तो वहीं लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह देखा जा रहा है कि वह उत्तराखंड के धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, उसमें सहभागिता करते हैं। तो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सौम्य व्यवहार कुशलता के कारण भी बहुत जाने जाते हैं। क्योंकि उनकी व्यवहार कुशलता के कारण वो लगभग सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों में जहां से भी उनको इन्विटेशन आता है वहां पर वो शामिल होते हैं। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब वहां पर शामिल होते हैं तो जरूर ये अपने आप में एक चर्चा का विषय बनता है और उनकी लोकप्रियता में जरूर कहीं ना कहीं इजाफा होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो शोभा यात्रा का सीएम शुभारंभ करने जा रहे हैं आज देहरादून में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान, जिसमें वो शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी इस बीच आ रही है। दून में होगा विधानसभा का मानसून सत्र। जी हां, विधानसभा का मानसून सत्र होने जा रहा है। 5 से 8 सितंबर तक मानसून सत्र चलेगा। सत्र में 600 से अधिक प्रश्न लिए जाएंगे। इस सत्र में तो सत्र को संचालित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बड़ी और अहम जानकारी, दून में विधानसभा का मानसून सत्र होने जा रहा है। बड़ी खबर, 5 से 8 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा। सत्र में 600 से अधिक प्रश्न लिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, सत्र को संचालित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो देहरादून में आपको बता दें कि विधानसभा का ये मानसून सत्र होने जा रहा है। 5 से 8 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा। सत्र में 600 से अधिक प्रश्न लिए जाएंगे। बड़ी और अहम जानकारी, सत्र को संचालित करने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो दून में विधानसभा का मानसून सत्र होने जा रहा है। 5 से 8 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सत्र में 600 से अधिक जो प्रश्न हैं वो लिए जाएंगे। तो सत्र को संचालित करने की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सत्र में 600 से अधिक प्रश्न लिए जाएंगे। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, 5 से 8 सितंबर तक मानसून सत्र जो है वो रहने वाला है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि 5 सितंबर से 8 सितंबर तक मानसून सत्र देहरादून में विधानसभा भवन में चलेगा। वहीं मानसून सत्र में विधायकों के प्रश्न का जवाब और संबंधित विभागों के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि विधानसभा के मानसून सत्र को इस बार 600 से अधिक प्रश्न आएंगे और लगभग प्रश्न पहुंच चुके हैं। वहीं पक्ष और विपक्ष के विधायकों से अब तक 597 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। यानी पक्ष और विपक्ष के विधायकों से अब तक 597 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्राप्त हो चुका है। सरकार की ओर से सत्र तैयार करने के बाद
विधानसभा सचिवालय इन प्रश्नों की तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं यदि मैं आपको बताऊं कि इस 4 दिवसीय सत्र में जहां विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के सवालों का जवाब पूरी तरीके के साथ देने के लिए होमवर्क भी किया जा रहा है। सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को विधायकों के 597 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। इन प्रश्नों का जवाब तैयार किया जा रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण का कहना है कि विधानसभा के मानसून सत्र को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। जल्द ही अधिकारियों के साथ कानून एवं सुरक्षा को लेकर भी बैठक की जाएगी। और आगे उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदन की गरिमा बनाने के लिए पक्ष और विपक्ष का सहयोग जरूरी है, जिससे प्रदेश के विकास और लोगों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सके। सरकार की ओर से अभी तक सदन के विधायी कार्यों का एजेंडा नहीं मिला है। तो वहीं ये सत्तारूढ़ दल रितु खंडूरी भूषण ने कहा, वहीं विपक्ष के द्वारा भी लगातार इस मानसून सत्र को लेकर प्रश्न उठाए जाएंगे, जिसमें से मुख्य प्रश्न जो रहेगा वो प्रश्न रहेगा बेरोजगारी से लेकर के प्रश्न रहेगा, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रश्न रहेगा। वही दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में लगातार जो धार्मिक रूप से देखें जो असंतुलन बनते जा रहा था, इसको लेकर प्रश्न रहेगा। तो वही विपक्ष का यह कहना है कि इस बात जो है वो सरकार पर कई विभिन्न आरोप लगाएंगे और कई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करेंगे। वही सबसे बड़ी बात है, यदि बात की जाए तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि इस बार एक बहुत बड़े मुद्दे खनन को भी लेकर प्रश्न उठाया जाएगा विधानसभा में। तो इस प्रकार से विपक्ष भी अनेक तैयारियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और वो तैयारी करके इस बार विधानसभा के मानसून सत्र जो 5 से 8 सितंबर तक चलेगा, उसमें वो शामिल होंगे। यूं तो उत्तराखंड के विभिन्न जगह से अनेक प्रश्नों को उठाया जाएगा, अनेक मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन इन मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इन्हीं सब मुद्दों के बीच रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यूसीसी को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न जरूर उठाए जाएंगे, कुछ प्रश्न जरूर आएंगे। तो इस बार का जो विधानसभा सत्र है, यह अपने आप में जरूर एक बहुत गर्माहट वाला सत्र होगा, क्योंकि हर बार विपक्ष के द्वारा पिछले बार की भी सत्र की बात की जाए तो वो धरना विधानसभा में ही उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। लेकिन इस बार जो विपक्ष की तैयारियां चल रही है, वो तैयारियों के बाद वो जरूर धरना या कुछ ऐसे जरूर वो करेंगे जिससे विधानसभा कुछ देर के लिए बातचीत जरूर होगी। और मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि बेरोजगार युवाओं के लिए जो बॉबी पवार लगातार आवाज खड़े कर रहे हैं, तो भाजपा का कहना है कि वो बॉबी पवार मुख्य रूप से कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। तो इस मुद्दे पर भी जरूर कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठाया ही जाएगा विधानसभा में कि बेरोजगार युवाओं के साथ बर्बरता या इस तरीके से व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो इस बार का सत्र जरूर, यह सत्र जो 5 से 8 सितंबर तक चलने वाला सत्र है, ये अपने आप में एक खास रहेगा। ये अपने आप में बहुत एक कहा जाए कि अगर इसको देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं धांधली भरा यह सत्र रहेगा। 1-2 दिन के लिए जरूर सत्र जैसा कयास लगाया जा सकता है कि यह सत्र बाधित रह सकता है। और सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की होती है कि वो किस प्रकार से सत्र पर नियंत्रण करते हैं, वो किस प्रकार से विधायकों पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें समय देते हैं कि अपने प्रश्नों को पूछने के लिए और अपने प्रश्नों के जवाब, उनके प्रश्नों के जवाब के लिए। तो यह तो अपने आप में एक समझने वाली बात है, एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ओवरऑल यदि नजर डाली जाए, निगाहें डाली जाए, तो जरूर इस बार का सत्र जरूर लग रहा है कि जरूर कहीं ना कहीं एक भेंट चढ़ेगा, जिसको कहते हैं कि एक पक्ष और विपक्ष के द्वारा कहीं तकरार की एक भेंट चढ़ेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में।
IIRS पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की वैज्ञानिकों से मुलाकात। चंद्रयान 3 की सफलता पर दी शुभकामनाएं। IIRS को बताया इसरो का हिस्सा। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश की बहनों को सीएम धामी का तोहफा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की हुई शुरुआत। बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने सीएम का जताया आभार। 2024 के चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारियां शुरू। निर्वाचन विभाग में कार्यशाला का हुआ आयोजन। रिटर्निंग ऑफिसर को ईवीएम और साथ ही वीवीपैट मशीनों की दी जानकारी। देहरादून में शिक्षा विभाग ने किया 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। सभी बड़े आला अधिकारी मौजूद। शिक्षा विभाग के लोगों को दी जा रही ट्रेनिंग। गाजीपुर में दंगल का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी नेता दीपक बाली। कई पहलवानों ने दिखाया अपना दांव। कोटद्वार में खो नदी में दरअसल हाथियों के झुंड ने की खूब मस्ती। हाथियों के झुंड का खो नदी में मस्ती करते हुए वीडियो हो रहा वायरल। उत्तरकाशी के एक मार्केट में लगी आग। एक दुकान में लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देहरादून में बढ़ रहे डेंगू के मरीज। 20 नए मरीजों की हुई पुष्टि। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उत्तरकाशी के चुनियाली सौंड में दरअसल भूदसाव। टीरी बांध का जलस्तर बढ़ने से हुआ हादसा। वाहनों की आवाजाही पर दरअसल पुलिस ने लगाई रोक। रामनगर में खाद्य सुरक्षा आयोग ने चलाया जांच अभियान। छोटे से बड़े व्यापारियों को किया जागरूक। सभी खाद्य पदार्थों की जांच भी की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। साल 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे और साथ ही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी महेंद्र भट्ट, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अजय भट्ट, सांसद अजय टमटा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कोर कमेटी में शामिल सभी नेता मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव, निकाय चुनाव और बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जेपी नड्डा ने कोर कमेटी में शामिल पदाधिकारियों को जीत का मूल मंत्र भी दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सभी सांसदों और विधायकों को अपने क्षेत्र में प्रवास करने के साथ ही रूट लेवल पर काम करने की हिदायत दी गई है, ताकि किसी भी तरह की कोर कसर लोकसभा चुनाव में न रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को तोहफा दिया है। दरअसल सीएम ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू की है और इस योजना के तहत महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को दरअसल व्यापक बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं सीएम की इस पहल पर दरअसल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने सीएम धामी का अभिवादन किया। आशा नौटियाल ने कहा कि प्रदेश में करीब 37,000 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जिनमें 3 लाख से भी अधिक महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं। साथ ही कहा कि इस योजना से महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने उत्तराखंड की बहनों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो तोहफा दिया है, सशक्त बहना उत्सव के रूप में मनाए जाने का जो उन्होंने रक्षाबंधन के लिए निर्णय लिया है, इसके लिए हम सभी उत्तराखंड की मातृशक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न गांवों में काम कर रही महिलाओं को जो प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनके लिए एक बाजार लगाकर उनका सामान सरकार द्वारा खरीदा जाएगा, उनको बाजार मुहैया कराया जाएगा। और ऐसे हमारे पूरे उत्तराखंड में 37,000 स्वयं सहायता समूहों के साथ 3 लाख से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं।
उधर आपको बता दें कि देहरादून पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नगर पंचायतों की खराब व्यवस्था पर बयान दिया। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार को सलाह दी है कि उन्होंने कहा सरकार ने नई नगरीय प्रशासनिक इकाइयां बनाई हैं और कुछ का निर्माण किया। इसी कड़ी में मुंशियारी को भी नगर पंचायत का जो दर्जा है वो दिया गया है, लेकिन ये सभी नगर दरअसल कुव्यवस्था के शिकार हो गए हैं और इनकी हालत काफी ज्यादा खराब है। सड़कें टूटी हुई हैं, साथ ही जगह जगह पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोगों को राहत मिल सकती है। सरकार ने कुछ नई नगरीय प्रशासनिक इकाइयां बनाई और कुछ का विस्तार किया। बहुत अच्छी बात है, जिनमें मुंशियारी को भी नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। बल्कि हमने 2016 में भी ये दर्जा दिया था, लेकिन उस समय लोग ग्राम पंचायती व्यवस्था में रहना चाहते थे। खैर, राय बदलती रहती है, अच्छी बात है। मगर मैं मोटे तौर पर सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सारे नगर हमारे छोटे हों या बड़े हों, नगर निगम हो या नगर पंचायतें हों, ये नगरीय कुव्यवस्था के शिकार हो गए हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां बंद पड़ी हुई हैं, जरा सा पानी भर रहा है तो भराव बढ़ जा रहा है, कूड़े के सब जगह ढेर दिखाई दे रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी यदि कैबिनेट विचार करे और उसके लिए कुछ कदम उठाए तो राज्य की जनता को राहत मिलेगी। उधर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन विभाग ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में सभी जनपदों के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हुए। बता दें कि ईवीएम मशीनों और वीवीपैट मशीन की जानकारी के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को किसी तरह की कोई भी समस्या ना रही। ट्रेनिंग आयोजित किया गया था ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग, इसका एफएलसी कहते हैं। इसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग सभी डीएम डीईओ के रूप में काम करेंगे और डिप्टी डीईओ है उनका बुलाया है, हमारा ईवीएम की नोडल ऑफिसर है उनका बुलाया है, और कमीशन से भी हमारा एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर आ रखा है, उसका पूरा प्रोसेस को देखने के लिए हमारा ECIL इंजीनियर्स है। हम एफएलसी के दौरान क्या क्या तैयारियां करना है, किसी प्रकार का इसका एफएलसी आयोजित करना है, इसका पर डे रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है और क्या क्या सावधानी रखना है, और इस प्रोसेस को हमने पूरा बताया गया है। अभी प्रेजेंटेशन हमने लेक्चर के थ्रू दिया गया है, उसमें सेकंड हाफ में हम लोग इसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराएंगे और सभी लोग का हमारा जो ECIL इंजीनियर है वो इंजीनियर डेमो करके दिखाएंगे। सो ये हमारा टीम के द्वारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी लिया जाएगा। उधर उत्तराखंड का शिक्षा विभाग शिक्षा में और बेहतर परिणामों के लिए सभी स्तर पर काम कर रहा है। बता दें कि राजधानी देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन दिवस में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और प्रदेश के सभी ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान नोडल अधिकारी डॉक्टर कृष्णानंद बिजलवान ने बताया कि दरअसल बच्चों के लिए परिणाम बेहतर हों, इसके लिए भी सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। उधर शिक्षा विभाग जल्द ही 2364 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है। बता दें कि प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में 4ठी श्रेणी के पदों पर होने वाली आउटसोर्स भर्ती में स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगारों को ही प्राथमिकता दी जाएगी और गांव से अभ्यर्थी न मिलने पर संबंधित स्कूल की न्याय पंचायत के बेरोजगार को पहला मौका दिया जाएगा। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है
कि अब गांव के बेरोज़गारों को उनके ही गांव में नौकरी मिलने के जो हैं संभावनाएं बन गई हैं। आमतौर पर गांव के बेरोज़गारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है। और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आमतौर पर वहाँ रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते। लेकिन अगर गांव का ही युवक वहाँ पर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यालय हैं उनमें उसकी उपस्थिति बनी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोज़गारी की स्थिति है उसके समाधान के लिए भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कदम उठाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वागत योग्य है। उधर काशीपुर के सरवरखेड़ा इलाके में 2 दिवसीय दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें के मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेता दीपक बाली के साथ नामी पहलवान रवि सहुता शामिल हुए और दोनों ने फीता काटकर कुश्ती दंगल का शुभारंभ किया। इस दौरान कई पहलवानों ने दंगल में शिरकत कर अपने दावों का प्रदर्शन भी किया। उधर हल्द्वानी में आपको बता दें कि जाम का सबसे बड़ा कारण अतिक्रमण है, जिसके चलते अब पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए कई तकनीक का इस्तेमाल भी करने जा रही है। पुलिस ड्रोन कैमरे से शहर के सभी चौक चौराहों की मैपिंग कर अतिक्रमण वाले इलाकों को चिन्हित कर रही है। एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस नैनीताल समय समय पर अपने जो डिसीजंस हैं, जो नई योजनाएं हैं, उनको रिव्यू करते रहती है। इसी क्रम में आगे ये डिसाइड किया गया है कि जहां पे भी जाम वाले हैं, कंजेशन वाले पॉइंट हैं, जहां पे अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उन सभी की एक ड्रोन से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करा ली जाए। और उस उधर आपको बता दें कि देहरादून में डेंगू के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का तांता लगा हुआ है। दरअसल देहरादून में डेंगू के 20 नए मरीज पाए गए हैं और साथ ही करीब 7,081 जगह लार्वा मिला है। इसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा है कि अस्पतालों में डेंगू और इससे मिलते जुलते लक्षण के मरीज काफी संख्या में सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से सतर्क है। इस समय डेंगू और डेंगू से मिलते जुलते लक्षणों वाले काफ़ी मरीज आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वायरल का और डेंगू के जितने भी सिम्टम है करीब करीब एक से सिम्टम रहते हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि वायरल के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिसमें डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है तो अधिकतर मरीजों में वो निगेटिव आ रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए हमारे और रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर इस बीच हरिद्वार पहुंचे मोहन भागवत। ये बड़ी खबर, मोहन भागवत पहुंचे हैं हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। तो वसुधैव कुटुंबकम थीम पर कार्यक्रम का यह आयोजन जो है वो हो रहा है। छात्रों को संबोधित करेंगे मोहन भागवत। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार पहुंचे हैं मोहन भागवत। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।